एक और ख़बर ये थी कि सदर ज़रदारी ओहदा छोड़ने वाले हैं, उनकी जगह एक और गैर मुतनाज़ा शख्सियत को सदर बनाया जाएगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने इसकी भी तरदीद कर दी है। फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फवाद चौधरी हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच चौधरी साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सो PTI से स्टार्ट करते हैं। 10 मुहर्रम के बाद उन्होंने कहा था कि हम एक तहरीक चलाएँगे। आपको क्या नज़र आ रहे हैं इसके खदोखाल इस तहरीक के? आपको लग रहा है कि ये फोकस्ड होगी, कुछ ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेगी? नहीं, तो उन्होंने कहा था ना कि 10 मुहर्रम के बाद चलाएंगे, तो जाहिर है कि अगले 10 मुहर्रम तक का टाइम तो है अब उनके पास। यानी अगले 10 मुहर्रम से पहले पहले ही उन्होंने चलानी है। इस 10 मुहर्रम के बाद उन्होंने वक्त तो नहीं दिया हुआ। तो जिस तरह से भी आपने खुद भी कहा है कि वो तो जाएंगे, दोबारा पूछेंगे खान साहब से। देखिए, अभी आपने जो अपना इंट्रो दिया या उसमें जो गुफ्तगू की है, फिर यह मुल्क में इस वक्त जो आइन, कानून, डेमोक्रेसी, अदालतें, ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं उनकी कोई अहमियत नहीं रही। और हमें अपना जो तजिया है, सियासी तजिया करते वक्त भी इन रियलिटीज़ को सामने रखना पड़ता है कि जहाँ पे आप जो है 2020-21 में डिबेट पाकिस्तान में ये हो रही थी कि हम क्वालिटी डेमोक्रेसी नहीं है और हमें उस तरफ बढ़ना चाहिए। अब डिबेट ये है कि हाइब्रिड सिस्टम जो है वो इतना वेल एंट्रेंच्ड है कि असल में हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दे देना चाहिए जी, और और हमें एक्चुअली ये एक्चुअली आइन 90s में में होता तो हम बहुत बेहतर हालत में होते हैं अकॉर्डिंग टू डिफेंस बेहतर मिनिस्टर। हालत में होता है। जी बिल्कुल। तो डिफेंस मिनिस्टर साहब चूंकि जनरल ज़ियाउल हक साहब के साथ रहे, BCCI में उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब को नौकरी दी, उनके सारे हालात जो हैं वो बनाए, जिसकी वजह से जाहिर है उनकी तो एक इनहेरेंटली डेमोक्रेसी वगैरह उनके इश्यूज नहीं है। और उन्होंने जो सीट बाद में ली वो जनरल बाजवा साहब का की देन थी, जो बट मर्जी वो बातें कर इफ लें। आप बात मुकम्मल करें चौधरी साहब, बट इफ यू अलाउ मी टू बी द डेविल्स एडवोकेट, नॉट दैट मैं ख्वाजा साहब को डेविल कह रही हूँ, जो वो पॉइंट था वो ये नहीं था कि अगर ये लड़ाइयाँ ना होती, ये प्रॉब्लम्स ना होती, सीख लिया जाता, मिलजुल के चला जाता, ये आई एम श्योर इस बात से तो आप भी मुत्तफिक होंगे। नहीं होता नहीं ना इस तरह से। वो तो 90s की पॉलिटिक्स में जिन लोगों ने देखा है वो कैसे उस वक्त की जो हालात हैं उनको एक तरफ कर सकते हैं। और जो हुआ बट डू यू वो थिंक कि भी 90s में 90। नवाज शरीफ ने ठीक किया था? नवाज शरीफ ने ही तो नहीं ना किया था। 1990 में आप फैसला पढ़े ना सुप्रीम कोर्ट का असगर खान केस में, तो इट गिव्स यू रिफ्लेक्शन ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री। और आपको पता चलता है कि वो कैसे वो फैसले हुए और क्या हुआ। सो इट्स अ कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री, वो बाद में उस पर एक दिन किसी दिन बात करेंगे। ठीक बट राइट नाउ फ्रेंकली मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं ये रिडंडेंट हैं पाकिस्तान में। आप अहमद मलिक की बात कर रही हैं। देखिए, साइकोफेंसी इस वक्त जो है, खुशामद, वो पॉलिटिकल सिलेबस का बहुत इंटेग्रल पार्ट है। अहमद जो है वो एक बहुत बड़े बाप के बेटे हैं। उनके वालिद मलिक मोहम्मद अली जो है बड़े रिस्पेक्टेड आदमी, डिप्टी चेयरमैन सेनेट रहे। गुलाम इसाक खान साहब जैसे अकम्पलिश्ड ब्यूरोक्रेट के साथ, अकम्पलिश्ड चेयरमैन सेनेट के साथ उनका बड़ा एहतराम है। उनके मामू, उनके कज़न, सारे लोग ही असम्बलियों में रहे हैं। पार्लियामेंट्री रवायात उनकी बड़ी स्ट्रांग है। खुद अहमद 2002 से पार्लियामेंट में है एंड ही इज़ अ वेरी केपेबल लॉयर। ये नहीं है कि उन्हें नहीं पता कि जो वो कर रहे हैं उसकी आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। उनकी मजबूरी है। उन्होंने मरियम नवाज को बताना है कि मैं आपके इतने वफादार हूँ कि मुझे आइन वगैरह की कोई इशू नहीं है। और उसकी खुशामद में मरियम बीबी को खुश करने के लिए वो किसी हद तक भी जा सकते हैं। ये भी मैं यहाँ पे ये जरूर पॉइंट आउट कर दूं कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो खवातीन हैं पॉलिटिक्स में, चाहे वो मरियम नवाज हों, चाहे बुशरा बीबी हों, चाहे वो हमारी सदफ जावेद हों या कोई और हों, मरियम ये अपनी हमारी उज़मा बुखारी हों, मरियम औरंगज़ेब हों, ये लोग बड़ी के बहादुर खवातीन हैं। क्योंकि जिस किस्म के हालात में स्लर में ये काम करती हैं, उनके ऊपर जिस किस्म की बकवास की जाती है, उनमें भी वो जिस तरीके से आई मस्ट से कि वो अपने आप को एक मजबूत रखती हैं। दे और खुद आप जो खवातीन एंकर्स हैं, ये सारी ये सारा ये जो खवातीन काम करती हैं, आई हैव आपको मेरे व्यूज पता है। आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर दीज वुमेन। लेकिन ये जो अहमद कर रहे हैं उसका ताल्लुक जो है वो कतन आइन से, कानून से नहीं है। उसका ताल्लुक सरीहन खुशामद से। वो मरियम बीबी की गुड बुक्स में आना चाहते हैं और उस मकसद के लिए वो हर काम कर गुजरने को तैयार है।
उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, हिस्ट्री जो है उनको कैसे जज करेगी। अकबर अल्लाह आबादी ने जो कहा ना कि बीए किया, नौकरी मिली, पेंशन ली और मर गए। तो ज्यादातर हमारे जजेस, स्पीकर जो आई थिंक गुजरा है, क्योंकि स्पीकर वो इसी साहब मौजूद फॉर्मूले पे नहीं है काम यहाँ कर पे रहे हैं। जवाब देने के लिए, बट आप डायरेक्ट उन पे अटैक करें कि वो गुड बुक्स में नहीं है। आई वुड अस्यूम कि वो ऑलरेडी गुड बुक्स में ही है, ऐसा कहना। वो सीनियर मेंबर हैं पीएमएलएन के, मुश्किल तो वक्त के आप साथी हैं। चलिए, वो आप अपने पंजाब के जो आपके रिपोर्टर्स हैं उनसे या इमरान याकूब से पूछेंगी, वो आपको बताएंगे वो कितनी गुड बुक्स है। ओके, सो आप कह रहे हैं कि नहीं है गुड बुक्स में, या आप बता दें मुझे, उनसे पूछने की क्या ज़रूरत है, आप हैं ना यहाँ मौजूद। नहीं, ताकि एक आपको न्यूट्रल व्यू मिल जाएगा ना उनका। नहीं, जाहिर है कि अहमद मलिक को स्पीकर बनाना नहीं चाहते थे। मुर्तज़ा को, शुजा को जो है वो नॉमिनेट किया था पीएमएलएन ने। तो फिर अहमद मलिक अपने जोर के ऊपर बन गए। उस वक्त से लेके अब तक वो इस मखमसे में है कि उन्होंने करना क्या है, अपनी जगह कैसे मरियम बीबी के अपनी कुर्सी जो है वो उनके नज़दीक करनी है, और उन्होंने वो जो है रिस्पेक्ट हासिल करनी है। तो ये भी जो उन्होंने 26 एमपीएस को, जिसकी आइन में ज़ाहिर है कोई या आपने गुंजाइश लिखा, ही नहीं। आपने एक्स पे लिखा है कि रेफरेंस का ना सर है ना पैर, लेकिन वजीर कानून कह रहे हैं कि स्पीकर का इस्तेहकाक है। या वजीर कानून और अहमद जो है ना, सच्ची बात यह है कि दे आर लाइक ब्रदर्स टू मी, एंड आई हैव पर्सनली, मुझे तो बड़ा प्रॉब्लम होता है कि इन पे कोई बात करूं। बट दोनों को अच्छी तरह पता है कि जो बात कर रहे हैं वो गलत है। आजम नज़ीर तारड़ और अहमद मलिक दोनों बड़े अकम्पलिश्ड लॉयर हैं, और दोनों जो हैं वो बहुत ही, आई वुड से कि काबिल लोग हैं। सो मैं इसमें तो डिबेट में ही नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि उनको भी पता है कि वो गलत कह रहे हैं। सो इस पे क्या बंदा बात करे। राइट, सो आप आगे आ जाते हैं। बाय द वे, आपके ख्याल से इसका कोई नतीजा निकलेगा इस रेफरेंस का? कोई नतीजा नहीं निकलेगा। अब मेरा नहीं ख्याल, जो है जो भी है, इलेक्शन कमीशन जो है वो एक बिल्कुल ऐसा काम कैसे कर सकता है जो बिल्कुल, जिस स्पीकर के पास तो इख्तियार ही नहीं है आर्टिकल 63 को जो है वो इंटरप्रेट करने का या आगे रेफरेंस में जाने का। वो तो पहले कोई कोर्ट के अंदर जाएंगे, वहां पे साबित होगा कि 63A आर्टिकल वायलेट हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल वो नवाज शरीफ की मिसाल दे रहे थे, अहमद साहब, देखिए आर्टिकल 63A में ये लाजम है कि आप एफिडेविट जो देंगे और उसके अंदर अपनी जो जायदाद बताएंगे वो बिल्कुल आपकी सही होनी चाहिए। और अगर आप जाली एफिडेविट देते हैं, जो नवाज शरीफ साहब ने दिया, जो मरियम नवाज ने दिया, वो जुर्म है। और वो साबित हो गया 3.5 साल की प्रोसीडिंग्स के बाद। आपके सामने है कि जो एवन फील्ड प्रॉपर्टीज थी, वो साबित हो गया कि वो नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज की हैं, और उन्होंने अपने जो पेपर्स दिए, जो दुबई में उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी कंपनीज थी वो जाहिर नहीं की थी। राइट। तो लिहाजा साबित होने के बाद उन्होंने जो है वो डिक्लेरेशन उनकी होनी थी। उन्होंने घर जाना ही जाना था, ये तो आइन है।